हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूं आप सभी लोगों के फेवरेट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहां पर आप लोग के वन शॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी तक के सिलसिले की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री आप सभी लोग की कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी 5 चैप्टर के वन शॉट्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने वो देख लिए हैं। और आज हम शुरू करेंगे सबसे ज्यादा यार बच्चों को जिससे डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो कितने बच्चों को डर लगता है एक बार चार सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग सबसे पहले तो यार सेशन को एक बार लाइक कर दो, जमकर सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आपको हर चैप्टर का वन शॉट भी करवा रहा है, आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी करवा रहा है, आपको मॉक टेस्ट भी करवा रहा है। सो ये जब चीज यहाँ पे हो रही है तो बनता है यार आप सभी लोग इसको बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट करो ताकि हम और भी अच्छी चीज आप लोग के लिए लेकर आ सके। राइट। सो ये वन शॉट की बात कर लेते हैं। वन शॉट रहेगा बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही प्रॉपर। अगर आप लोग मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सॉलिड रहने वाला है। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है याद नहीं रहता है, तो याद रखने के लिए यू नीड टू हैव दीज नोट्स, यू नीड टू हैव दीज शॉर्ट नोट्स, यू नीड टू हैव फ्लो चार्ट्स, ताकि आप बार बार ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को लिखो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो, बार बार उस पर क्वेश्चंस लगाओ, और ताकि आप लोग की जो ऑर्गेनिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स काफी आसान चैप्टर है। बहुत सारे सवाल तो नहीं, बट हाँ 2 से 3 सवाल आपको इस चैप्टर से जरूर देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर मैं बात करती हूँ 200 नंबर की, तो यार मैं कोई भी चैप्टर छोड़ूंगी नहीं किसी भी हालत में। स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक की वेटेज सबसे ज्यादा है CUET के केमिस्ट्री वाले सेक्शन को लेकर। सो वी हैव टू बी वेरी प्रॉपर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम इसकी बात करेंगे। राइट। सो चलिए, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हम लोग रेडी हैं। बहुत एक्साइटमेंट था यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट वैसे ही रहेगा। आप सभी लोगों को मैं एक चीज और बोल रही हूँ, जब भी आप वन शॉट देखने आ रहे हो तो कोशिश करा करो कि NCERT की रीडिंग लगा कर आओ, या फिर अगर आप मेरे पेड बैचेस में आप किसी भी बैच में पढ़ रहे हो तो उस बैच का एक बार नोट्स रिवाइज करके और फिर वन शॉट देखो, तो आप लोग को वन शॉट बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। राइट। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इसकी हम बात करेंगे, दैट इज योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए, तो नोट्स बनाने शुरू करेंगे। आई होप आप लोग अभी तक नोट्स बना रहे हैं। ओके। सेशन लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। और वही जिन लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ऑलरेडी 5 चैप्टर करवा चुकी हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये आपका स्कैनर है, इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे कि स्कैन कैसे करते हैं, गूगल लेंस खोलोगे, स्कैन करोगे, आप डायरेक्टली उस लिंक तक पहुंच जाओगे। सारे के सारे वन शॉट उस पर डले हुए हैं अभी तक के जो हो चुके हैं, और ये वाला भी उसमें ऐड हो गया है। साथ ही में हम लोग रोज शाम 6 बजे प्रैक्टिस करते हैं केमिस्ट्री एक्सप्रेस में। तो केमिस्ट्री एक्सप्रेस में ऑलरेडी मैं आपके 23 सेशन कम से कम करवा चुकी हूँ, तो मतलब 400 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये उसका स्कैनर है, आप लोग इसको स्कैन करेंगे, आप लोग उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को प्लेलिस्ट का दिक्कत हो रहा है कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो 2 स्कैनर्स आप सभी लोग के लिए। आई होप आप लोगों ने दोनों की फोटोज ले ली है ताकि आपकी प्लेलिस्ट कभी ना खुले। ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद चैप्टर को शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो अपने एंड पे और शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से। यार क्या होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स? देखो, हेलो का मतलब हेलोजन है। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एल्केन सिस्टम है और इसके ऊपर मैंने हेलोजन लगा दिया, हेलोजन क्या हो सकता है मैम? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है। कोई भी मैंने हेलोजन आपका कार्बन के साथ चेन के साथ लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज हेलो, दिस इज एल्केन, सो दिस इज हेलो एल्केन। ठीक है। दिस इज योर एल्केन। ठीक है। ठीक है। दिस इज योर हेलोजन। ठीक है। क्लियर है? चलिए, वहीं पर अगर मैंने कोई रिंग सिस्टम के साथ हेलोजन को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अगेन हेलोजन एंड दिस इज एरीन। ठीक है। रिंग को क्या बोलते हैं? एरीन, तो इसको बोलेंगे हेलो एरीन। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग हेलो एल्केन मतलब कार्बन की चेन के साथ हेलोजन जोड़ दो, या फिर एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जोड़ दो, तो हेलो एरीन। ठीक है। अच्छा, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको प्रिपरेशंस पढ़नी पड़ेंगी, प्रिपरेशंस आपको पूछी जाएंगी। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को पूछी जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और तीसरा आपको क्या पूछा जाएगा? तीसरा आपको पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शंस। तो आप जब भी ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर ब्रॉडली इन 3 हिस्सों में ही डिवाइडेड होगा। ठीक है। और आपको जब पेपर में सवाल भी आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया है A के ऊपर A प्लस B के ऊपर क्या डाले ताकि हमें C मिले, तो अगर वो आपसे ये पूछ रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है इसके ऊपर मैंने A डाला, इसके ऊपर मैंने C बना और X क्या है, तो अगेन वो प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है A प्लस B के ऊपर मैंने यहाँ पे C डाला तो ये क्या बना, तो वो रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? प्रिपरेशन वाले सेक्शन से बन रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? रिएक्शन।
जब भी रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा है, रिएक्टेंट पूछ रहा है, दैट मीन्स वो प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। अगर वो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्शन में जाना है दिमाग के और कौन सी चीज को याद करना है। तो आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट देखोगे, प्रोडक्ट गायब है तो रिएक्शन याद करोगे, अगर प्रोडक्ट गायब है तो प्रिपरेशन याद करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आप लोग अपनी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं यार, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन शॉर्ट में बात करेंगे बहुत ही प्रॉपर्ली। सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूं, आई थिंक अब ये तो हमें पता ही है कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है बेटा, है ना। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेरे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ sp3, तो sp3 के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो sp3 के बेसिस पे आपकी पहली क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, क्लियर है। तो कैसे होगा मैम, ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, इससे आपका हेलोजन जुड़ गया है, ठीक है, बचे हुए हाइड्रोजन है, कार्बन है, हेलोजन जुड़ गया है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और बचा हुआ हाइड्रोजन है, कार्बन है, हेलोजन जुड़ गया है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, तो जो भी कार्बन जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन के पास अगर केवल एक कार्बन का ग्रुप है तो ये प्राइमरी है, अगर इसके पास 2 कार्बन के ग्रुप हैं तो ये सेकेंडरी है, अगर इसके पास 3 कार्बन के ग्रुप हैं तो ये टर्शरी है। तो पहली क्लासिफिकेशन आ जाएगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स की। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने कार्बन ग्रुप जुड़े हैं, उसके बेसिस पे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर देंगे। क्या हम लोग यहाँ तक क्लियर? आई थिंक सभी लोग कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, अगर मैं आगे दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ूं, अगर मैं दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ूं तो वो क्या होगी, अगर मेरे पास, सभी लोग बताइए कि ये पोजिशन क्या होगी एवरीवन, ये वाली पोजिशन क्या होगी। अब ये कार्बन क्या होगा, चार्ट सेक्शन में आना चाहिए। ये क्या है, अगेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है, एलाइलिक होता है। क्या होता है, यस, एलाइलिक होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, सेकंड क्लासिफिकेशन रहेगी एलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स की, एलाइलिक हेलो एल्केन्स की। तो ये क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन रहेगी। वहीं पर एक और पोजीशन हमें याद रखनी है, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है और इससे हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, तो अगेन ये कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। ठीक है, और जो ये पोजीशन है, यानी कि बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो ये पोजीशन क्या होगी, बेंजाइलिक। सो दिस इज अ बेंजाइलिक पोजीशन। क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन रहेगी। क्लियर है। सो आपकी क्लासिफिकेशन ऑन sp3 क्या क्या हो जाएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अलाइलिक कौन सा है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो है वो अलाइलिक होता है, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन जो है वो क्या होता है, बेंजाइलिक होता है। ठीक है भाई, आइए अगली बात करते हैं sp2 की। अगर मैं sp2 की बात करूं, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है और डायरेक्टली इससे हेलोजन जुड़ा है, देखो अब मेरे पास डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब भी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये होगा क्या, विनाइलिक। क्या ये विनाइलिक होगा, यस बच्चों, चार्ट सेक्शन में आना चाहिए। क्या होगा, ये विनाइलिक पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, दिस इज विनाइलिक हेलो एरीन। ठीक है, वहीं अगर ये बेंजीन रिंग से, अगर मैं बात करूं बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ गया है तो अगेन ये वाला कार्बन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये पोजीशन होगी अराइलिक। तो ये क्या है, हेलो एरीन ही तो है, ये हेलो एरीन ही तो है। सो दिस इज हेलो एरीन, दिस इज विनाइलिक। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके अलावा कुछ और जो है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपका कार्बन के साथ हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ेगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। पोजीशन क्या रहेगी, विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, 2 कार्बन जब आपके एडजेसेंट कार्बन पे, जो हेलोजन आपके जब एडजेसेंट उस पे जुड़ेंगे, जब आपके 2 हेलोजन सेम कार्बन पे जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल। मुझे एक बच्चे ने बताया था कि मैम जर्म्स साथ साथ रहते हैं तो मतलब जेमिनल डाइहेलाइड में भी हेलोजन साथ साथ रहेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ गुड वे टू रिमेंबर, जर्म्स साथ साथ रहते हैं तो हेलोजन दोनों साथ साथ किस में है, जेम, जर्म से जेम, जेमिनल डाइहेलाइड में रहेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज क्लासिफिकेशंस एज वेल, राइट। आई होप क्लियर है हम लोगों को। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की, और वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्विकली करना होगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम, जल्दी से फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग, फ्रॉम
थोड़ा सा इधर लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल्स के साथ, ठीक है। तो एल्कोहल्स के साथ करने के काफी सारे तरीके हैं। CH3OH है, और CH3OH से मुझे CH3Cl बनाना है। क्या बनाना है? CH3Cl बनाना है। तो मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? कई सारे रिएजेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होता है क्या? HCl प्लस ZnCl2 डाल दो इसके ऊपर, NaBr डाल दो इसके ऊपर, PCl3 डाल दो, PBr3 डाल दो, PCl5 डाल दो, ठीक है, X2 डाल दो रेड पी के साथ। और इसके अलावा आप क्या डाल सकते हो? उसके अलावा क्या डाल सकते हो? उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग क्या डाल सकते हो? SOCl2 डाल दो। तो इनमें से आप कोई भी रिएजेंट डाल दोगे, आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा होगा। बट याद यहाँ पे रखना है कि ये वाला क्या है बच्चों, सभी लोग क्या ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा कन्वर्जन के लिए। क्यों बेस्ट है बेटा? क्योंकि जब मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करती हूँ तो मुझे RX के साथ SO2 और HCl मिलता है, और बची हुई दो गैसेस हैं, तो इनको हटाना सिंपल है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट ऑब्टेन करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम मेथड प्रेफर कौन सा करते हैं? SOCl2 वाला, ठीक है। साथ ही में ये भी याद रखना, ये क्या है? मेरा ल्यूकस रिएजेंट है। तो ल्यूकस टेस्ट के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो ही अगेन आपका यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ रिएक्शन। तो अल्कोहल से करने के सारे हमारे तरीके रहेंगे। आइए, उसके बाद एल्कोहल कंप्लीट होता है। तो एल्कोहल के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आएगा, जल्दी से बनाएंगे, सेकेंड होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से बनाना है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, अब देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अभी देखो ये मतलब जो मुझसे पढ़ चुका है उसको तो रट चुका होगा। जितने भी टाइप के आपके पास कार्बन है, आप Cl2 अगर यूवी लाइट की प्रेजेंस में डाल रहे हो, देखो CH3 है और CH3 है, तो ये दोनों कार्बन सेम है। CH2 है, CH2 है, ये दोनों कार्बन सेम है। तो मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के कार्बन है, तो मुझे दो डिफरेंट टाइप का रेडिकल सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे Cl एक बार यहाँ लगेगा इस कार्बन पे, और एक बार Cl मेरा यहाँ पे लगेगा। तो मुझे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? दो। तो जितने भी टाइप के कार्बन होंगे उतने ही टाइप के आपके सब्स्टिट्यूशन होंगे। इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपका हो रहा होगा, ठीक है। आइए, अगर मैं एल्कीन से बनाना चाहूँ, अगर मैं एल्कीन से बनाना चाहूँ एवरीवन, अगर मैंने एल्कीन के ऊपर HX डाला, ठीक है, ये CH2 है और ये आपका CH है, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? चैट सेक्शन में आना चाहिए। कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि X जुड़ेगा उस कार्बन के पास जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो देखो इसके पास दो है, इसके पास एक है, तो किस पे जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपने ये रिएक्शन आपने कर दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, H2O2 के प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे होगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो। और अब आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि हेलोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे मोर हाइड्रोजन है। तो कहाँ पे जुड़ जाएगा बच्चे? यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जुड़ जाएगा? यहाँ पे Cl जोड़ दिया, सॉरी मैंने Br जुड़ेगा, ओके। और वहीं अगर मैंने इसके ऊपर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाल दिया, तो यहां से मुझे बच्चों क्या मिलेगा? यहां से मुझे दो Br जुड़ जाएंगे, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, और मुझे क्या मिलेगी? विसिनल डाइहैलाइड। क्या मिलेगी? विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। क्या मिल जाएगी? विसिनल डाइहैलाइड। ऑलराइट, सो तीन रिएक्शंस आपके यहां से भी कंप्लीट हो जाते हैं। और लास्ट दो होती है आपकी प्रिपरेशन, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है मेरा यहाँ पे एवरीवन? जल्दी से चार्ट सेक्शन में क्या है? फिंकलस्टीन। एवरीवन, फिंकलस्टीन में क्या बनाते हैं हम लोग? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बनाएंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन में? हम लोग क्या बनाएंगे मैम? अगर मेरे पास मैम CH3 क्या है, फिंकलस्टीन में हम क्या बनाते हैं? आयोडाइड, ठीक है। तो CH3X है अगर मेरे पास, ठीक है, RX है, इसके ऊपर मैंने आपका क्या डाल दिया? AgI डाल दिया। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा एवरीवन? मेरा बन जाएगा CH3I बन जाएगा यहाँ से, और जो भी है आपका क्या वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा एवरीवन इन द चार्ट सेक्शन। जल्दी से बताइए क्या हमारा ये बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, सभी के सभी बच्चे, यस और नो मैम? बोलिए बोलिए बोलिए।
यस मैम, कुछ तो आपने गलत किया है। तो वही तो मैं सोच रही थी कि तुम लोग बताओगे, पर तुम बताते ही नहीं हो। क्या डालेंगे यहाँ पे? NaI, सोडियम आयोडाइड। क्या डालेंगे? सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पे बन जाएगा Na। क्या बन जाएगा? NaX। ठीक है, थोड़ा सा यार तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो ध्यान रखोगे ना चीजों का। क्या होगा? सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। दूसरा, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनाएंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनाएंगे एवरीवन? जल्दी से बताइए। अब यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे हम डालेंगे किसका? AgF का। जो मैंने ऊपर बनाया था वो हम लोग यहाँ पे नीचे डालेंगे। तो अगर मेरे पास CH3Br है और इसके ऊपर मैंने AgF डाला तो मुझे CH3F और AgBr मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कैसे याद रखना है मैम? याद ऐसे रखना है कि फिंकलस्टीन में F है पर यहाँ पे F नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्वार्ट्स में फिर क्या मिलता है? F मिलता है। ठीक है, ये हमें इस तरीके से याद करना है। चलिए, तो क्विकली अगर मैं बात करूं समरी की, तो समरी कुछ इस प्रकार रहेगी कि अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है, अगर आप लोगों को, क्या खुल गया ये? हाँ, अगर आप लोगों को हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है, तो आप किस किस से बना सकते हो? सबसे पहले आप बना सकते हो आपके एल्कोहल्स के साथ। ठीक है, जिसमें हमें याद रखना है SOCl2 इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा आप बना सकते हो हाइड्रोकार्बन के साथ। ठीक है, जिसमें आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जिसमें आपको क्या मिलेंगे? मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा आप क्या कर सकते हो? तीसरा आप बनाओगे एल्कीन्स के साथ। अगर मेरे को एल्कीन के साथ बनाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है HX के साथ, जिसमें मेरा मार्कोनिकॉव रूल होता है। ठीक है, फिर मेरे पास ऑप्शन है HBr H2O2 के साथ, जिसमें मेरा एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। तीसरा है मेरे पास ऑप्शन Br2CCl4 के साथ, और जिसमें मेरा क्या बनता है? विसिनल डाइहेलाइड बन जाता है। ठीक है, चौथा रहेगा मेरे पास आपका रिएक्शन। पहला होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में हम क्या बनाएंगे? RI बनाएंगे। और पांचवा रहेगा आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें आप क्या बनाएंगे? RF बनाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द प्रिपरेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, याद रखना ये दोनों सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। आपने सब्सटीट्यूट करा है, एक में न्यूक्लियोफाइल का, एक में रेडिकल का। यहाँ पे आपने एल्कीन के ऊपर एडिशन किया है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। दिस इज अ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन तो ये भी आपका सब्सटीट्यूशन ही है, बट इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। जल्दी से चैट सेक्शन में फायरिंग मुझे लगना चाहिए अगर आपके पास ये सारे नोट्स बन चुके हैं और आपने सारी प्रिपरेशन लिख ली है। एवरीवन क्लियर है? आर वी क्लियर? तो ये हमारी प्रिपरेशंस रहेंगी फॉर हेलो एल्केन्स इन वन पेज में आपके पास रहेगा। आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? जल्दी से एक बार थम्स अप और सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी बच्चे जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर हेलो एरीन। अगर मैं हेलो एरीन की प्रिपरेशन करूं, तीन प्रिपरेशन है देखो गिनती की। सबसे पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या है, अगर मेरे पास क्या है एवरीवन, अगर मेरे पास यहाँ पे टोलीन है, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया X2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट और डार्क, ठीक है, अंधेरे में करेंगे। तो याद रखो पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ओपी 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 ओपी, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे यहाँ पे आपका हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे, और एक बार आपका हेलोजन लग जाएगा यहाँ पे पैरा पोजिशन पे। ठीक है, मेजर हमारा पैरा रहेगा। अब यहाँ से कौन कौन सा X2 में क्या क्या हो सकता है? X2 में आपका Cl2 और Br2 हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अगर आपने I2 का रिएक्शन किया तो याद रखना I2 के लिए आपको साथ में इस्तेमाल बेटा किसका करना होता है? जल्दी से HiO3 या फिर HNO3। क्यों करते हैं मैम? ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अगर मैं बात करूं मैम F2 क्या डाल सकते हैं, तो F2 के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है मेरा? हाईली रिएक्टिव। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव पाया जाता है।
ठीक है भाई, क्लियर है। तो याद रखना आपको एमसीक्यू मिल जाएगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। Cl2Br2 हो सकता है, I2 के साथ ये होना चाहिए और F2 नहीं करेगा। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए, दो प्रिपरेशन और है इसके अलावा। सेकंड प्रिपरेशन आप सभी लोगों को आई थिंक याद होगी, दैट इज अगर मेरे पास क्या है, एनिलीन है, इसका मैं क्या करूंगी, डायएजोटाइजेशन। ठीक है, HNO2 डाल देती हूँ या तो NaNO2, और आप लोग डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हैं, आपको मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इसके ऊपर Cu2Br, Cu2Br, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, सैंड मेयर रिएक्शन, क्या कर रहे होंगे हम यहाँ पे, सैंड मेयर रिएक्शन कर लेंगे अगर हम लोग। तो अगर मैंने ये डाला तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया Cu2Cl2 तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया Ki तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। और अगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया HbF4 तो क्या बन जाएगा मेरा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट्स ही हमें बना के रखने, आपकी नोटबुक में फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, राइट। सो अगर मैं बात करूं, हेलो एरीन बनाने के दो तरीके हैं, पहला आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो, और दूसरा आप लोग कर सकते हो यहाँ पे व्हाट, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन थ्रू योर एनिलीन, राइट। और एक और कर सकते हो, तीसरा छोटा सा लिख देती हूँ, हालांकि वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर फिनॉल के ऊपर आप लोगों ने NaOH डाला एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, तो ये आपको क्लोरोबेंजीन भी दे सकता है। ठीक है, तो थर्ड प्रिपरेशन आप इसको भी डाल सकते हैं। सो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है प्रिपरेशन। इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे कम नहीं करना है, कम से कम इतना करना ही है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले तो याद रखेंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप लोग मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाएंगे। ठीक है, और डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आप लोग ब्रांचिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 कार्बन और हेलोजन है, तो कार्बन तो सबके बराबर ही है। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे तो आप नहीं डालोगे। अब ब्रांचिंग अगर मैं बात करें तो सबसे लेस ब्रांचिंग इसमें है और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है। तो अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, सबसे ज्यादा 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग है और इसमें मिनिमम ब्रांचिंग है। मॉलिक्यूलर मास सबका बराबर है, 4 कार्बन और 1 हेलोजन मैंने सेम ही डाला है। तो जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कंपेयर करना होगा, यू विल बी जस्ट चेकिंग आउट द मॉलिक्यूलर मास एंड ब्रांचिंग। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो लिखेंगे आप लोग क्या, हेलो alkanes are less soluble in water। ठीक है, Why is it so everyone? क्यों है, जल्दी से बता दीजिए क्यों होगा ये। क्योंकि जब मैं हेलो एल्केन्स को पानी में डिसॉल्व करवाती हूँ तो काफी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी हेलो एल्केन और वाटर के बीच में होती है वो काफी हद तक वीक होती है इन कंपेरिजन जो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से ये आपका सॉल्युबल नहीं होता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट हेलो एल्केन्स आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहेंगे। आपको एक स्टेटमेंट एजर्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर आप बोलोगे कि मैम आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि यार 1 घंटे का टारगेट है, चैप्टर कंप्लीट करना है। बातें करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास, है ना, लेकिन हमारे पास अभी हर एक दिन और हर एक घंटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना हम क्या बोलते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने 1 घंटा मेरे साथ इन्वेस्ट करा तो आपने 1 घंटे में कितना सीखा वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टीचर से 1 घंटा पढ़ रहे हो, उस 1 घंटे में आपने कितने नंबर का पक्का करा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए 1 घंटे में आपके जो 2 या 3 सवाल, यानी कि 10 से 15 नंबर जितने भी आपके पेपर में आएंगे इस चैप्टर से, उनके सारे सॉल्यूशंस आपको देने इस चैप्टर में इस 1 घंटे में बनते हैं। तो आप सभी लोग अब जहां भी जैसे भी पढ़ रहे हो, कोशिश करो ये देखो कि मैं 1 घंटा जो पढ़ रहा हूं उसमें मैं कितने नंबरों का पढ़ के आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको ये चैप्टर अगर 5 दिन में पढ़ाऊं तो 5 दिन में तुम केवल 10 नंबर का पढ़ रहे हो, दैट मीन्स 5 दिन वेस्ट हुए हैं हमारे।
समझ लो। सो वी हैव टू वर्क ऑन एफिशिएंसी, वी हैव टू वर्क ऑन कि यार मुझे कितने नंबर मिलते हैं मेरे हर एक घंटे में। सो आप सभी लोग, अब ये समय जा चुका है कि आप लोग कहो कि मैम हम लोग बातें करेंगे, मैम हम ये करेंगे, नहीं करो, क्योंकि आप लोगों के इस 1 घंटे में आपको यहाँ से नंबर मिल रहे हैं। आप लोग कोशिश करो, आप एज इट इज नोट्स अपने बना लो और केवल इन्हीं को रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाओ। ट्रस्ट में आपके क्वेश्चंस हो रहे होंगे और आपको चीजें भी याद हो रही होंगी जब आप बार बार ये लिखोगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली बात के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। एक डेंसिटी बचेगा। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, अगेन जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना डेंसिटी भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि किसी एक चीज को किसी एक चीज से रिप्लेस करना। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। एलिमिनेशन का मतलब किसी एक मॉलिक्यूल को तुमने एलिमिनेट करा है, बाहर निकाल दिया है। रिएक्शन विद मेटल का मतलब किसी एक मेटल के साथ आपने कोई रिएक्शन अगर किया है तो। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो 2 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेंगे आपके पेपर में, SN2 और SN1। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो SN2 रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो SN1 रिएक्शन। या SN1 SN2 की कोई प्रॉपर्टी देके आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कौन से वाले मैकेनिज्म में जाएगा, SN1 जाएगा या SN2 जाएगा। तो आपको SN1 SN2 आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं SN2 की बात करूं, क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है और मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A B और C प्रोडक्ट लगे हैं और मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर अगर मैंने ठीक है, ऐसा कुछ लगा है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास एक और CH3 है। ठीक है, तो मेरे पास एक मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाला फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आया, इसने यहाँ पे अटैक करा, ये बॉन्ड आपका लीव करा, तो कार्बन के साथ यहाँ पे 3 चीजें जुड़ी हैं, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपने OH डाला। ठीक है, तो आपकी एक पेंटा 5 बॉन्डेड, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्डेड एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करती है ज्यादा टाइम तक, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे जहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ब्रेक डाउन होती है आप लोगों का यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज OH के साथ यहाँ पे कार्बन और जो भी ये 3 बॉन्ड थे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, Cl यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड लगा है और OH यहाँ पे बैक हैंड साइड लगा है, तो यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन होता है, राइट। क्या होता है मेरा यहाँ पे? अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो आपका अगर ये R कन्फिग्रेशन है तो वो आपका S कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? इन्वर्जन। आपसे पूछा जाएगा इन्वर्जन किस में होता है? इन्वर्जन किस में होता है? हमारा SN2 रिएक्शन में। अच्छा, ये आपका सिंगल स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, सिंगल स्टेप में हो गया, एक स्टेप में रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, जो सिंगल स्टेप है रेट वहां पे क्या क्या किस पे डिपेंड करेगा? एक तो मैम आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल RX है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, और आपने एक न्यूक्लियोफाइल भी डाला है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं, अगर ये 1-1 है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस ऑर्डर इज गोइंग टू बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए यहाँ पे आप 2 लिखते हो, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्टिविटी की, तो मेरे को न्यूक्लियोफाइल का अटैक पीछे से हो रहा है, ठीक है, तो उसको जितना कम भीड़ भाड़ मिलेगा अटैक करने के लिए उतना बढ़िया होगा वो। ठीक है, तो सबसे कम भीड़ भाड़ प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर टर्शरी में होगा। रीजन क्या रहेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या रहेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आपका ये ऑर्डर रहेगा, राइट एवरीवन। 5वीं बात, अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपको कभी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया है और उसके ऊपर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMF या DMSO डाल के दे दिया है, दैट मीन्स वो रिएक्शन आपका SN2 मैकेनिज्म में जा रहा होगा। सो ये सारी बातें हमें याद रखनी है फॉर योर SN2 रिएक्शंस। इनमें से कुछ भी आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आपके पेपर में पूछा जा सकता होगा। ठीक है, SN2 याद रखना, सिंगल स्टेप में, नाम से उल्टा 2 है बट सिंगल स्टेप में होगा, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने सब कुछ लिखी दिया आप लोग के लिए। रेट आपका क्या होगा? रेट आपका हो जाएगा, डिपेंड करेगा K इंटू R, आपका RX और आपका न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑर्डर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कन्फिग्रेशन में इन्वर्जन, सॉल्वेंट आपका पोलर अप्रोटिक। ठीक है,
पोलर अप्रोटिक, SN2 की समरी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट SN1। अब SN1 में क्या होता है, SN1 में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 है, C2H5 है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका, ठीक है, 3 कार्बन लगा दिया, ठीक है, और ये आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे आपका, देखो कार्बन है, CH3 है, X है, C2H5 है और हाइड्रोजन। पहला स्टेप क्या होगा, ये अपने आप निकल जाता है, ठीक है, ठीक है, ये निकलता है, तो आपका क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे मेरा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन जाता है। और कार्बोकेटाइन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब कि ये ऐसा है, प्लेन है, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा इसके ऊपर तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अटैक न्यूक्लियोफाइल का ऊपर से भी होता है, नीचे से भी होता है। तो यहाँ पर जब मैं फाइनल अटैक करूंगी, यहाँ पे अगर मैं जब फाइनल अटैक करूंगी, अगर मेरे पास कार्बन है, C2H5 है, हाइड्रोजन है और CH3 है, अगर मैं इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगी, अब सेकेंड स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, दोनों जगह से अटैक करेगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक बार न्यूक्लियोफाइल इधर बनेगा, सेम, मतलब ये बाकी के ग्रुप सेम ही रहेंगे, और एक बार न्यूक्लियोफाइल मेरा इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि मेरे पास एक केस में तो अगर इसकी जो भी कन्फिग्रेशन थी वो रिटेन करी जाती है, सेम बनती है, तो रिटेंशन होता है, और एक में क्या होता है, मेरा इन्वर्जन होता है। तो जो मेरा मिक्सचर है, जो मेरा मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका ओवरऑल मिक्सचर आता है उसको क्या बोलते हैं, आपका रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपने बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है। इनैंशियोमर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, अगर मैंने एक इनैंशियोमर में दूसरा इनैंशियोमर डाल दिया है और दोनों को मिक्स कर दिया है तो इनकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 आ गई है, तो ये रेसिमिक मिक्सचर होगा, राइट। ये लास्ट में डेफिनेशन अगर टाइम मिला तो हम लिख देंगे, लेकिन यस बेसिकली आपका यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप पहला क्या होता है, स्लो होता है, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट में केवल RX है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, रेट क्या होगा, K इंटू RX, क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, वही रेट बताएगा, और केवल एक है तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर, क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर आपका रिएक्शन रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू RX, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, और कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट तो अल्काइल ग्रुप से आता ही है, तो सबसे ज्यादा टर्शरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर प्राइमरी में होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी होगा, सेकेंडरी होगा और प्राइमरी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। अगर मेरे पास कोई एलाइलिक कार्बोकेटाइन है तो अगेन ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो अगर मैं इसका करेक्ट ऑर्डर बोलूं तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बेंजाइलिक होगा, फिर एलाइलिक होगा, फिर टर्शरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर प्राइमरी होगा, ठीक है। कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना आता है, 0 डिग्री। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे पोलर प्रोटिक इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक है, जैसे कि H2O, जैसे कि ROH, एल्कोहल, ठीक है, जो भी H+ दे ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा। सो दिस इज द समरी फॉर SN1 रिएक्शन। अब आपको ना पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जल्दी से एक बार आप बता दो मुझे एक छोटी सी चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये वाला ये दिया, मैंने बोला ये SN1 में जाएगा या SN2 में जाएगा, तो अभी आप देखोगे आपको ये प्राइमरी दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस X को हटाते हो तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है, और ये पोजीशन क्या है, एलाइलिक है, और एलाइलिक है तो कौन सी मैकेनिज्म में जाएगा, SN1 में जाएगा, इसमें जाएगा SN1 में। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिया ये किस में जाएगा,
इसमें जाएगा, एक बार जल्दी से देख के बताओ। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन क्या मतलब जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी है ये, और प्राइमरी है तो ये किस में जाएगा, SN2 में जाएगा, इसमें जाएगा SN2 में। तो आपको मतलब देख के बस ये बताना होगा कि SN1 होगा, SN2 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस जो आप लोग को दी गई हैं अभी तक की बातों के हिसाब से, ठीक है। चलिए, सेकेंड रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो कुछ एलिमिनेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, अब ये समझना कि मैम ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन, कैसे पता करना है। अब क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक KOH डाला, ठीक है, तो याद रखना एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH या हीट कर दिया है, उस केस में एलिमिनेशन होता है। अब एलिमिनेशन के लिए मुझे चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट आर अल्फा हाइड्रोजन, देखो जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है उसके साइड वाले कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, यानी कि जो भी बेस है, जैसे कि यहाँ पे OH नेगेटिव है, ठीक है, बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये आपका निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेस ने ये वाला हाइड्रोजन लिया, जब बेस ने ये वाला हाइड्रोजन लिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हुए, बीच वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या बनी, ये वाली एल्कीन। अगर बेस ने आके ये वाला हाइड्रोजन लिया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पे दिए और ये फिर से बाहर निकल गया, तो अब की बार एल्कीन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इस केस में जितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप की आपकी एल्कीन बन रही होंगी। अब पेपर में सवाल आएगा मेजर कौन सी और माइनर कौन सी, अगेन आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। एल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन 2, तो कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन 2। मेजर माइनर कौन सा होगा, जल्दी से, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन CH3 CH3, कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर कौन सा बनेगा, ऊपर वाला, और माइनर कौन सा बनेगा, नीचे वाला। मेजर का मतलब ये है कि ये ज्यादा मात्रा में बन रहा होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के सवाल जब भी आपके पेपर में आएंगे, आप लोगों को एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH या फिर हीट कर दिया होगा, अगर इसने, अच्छा इसके ऊपर अगर इसी रिएक्शन के ऊपर अगर वो तुमको दे देता एक्वस KOH, तो याद रखना अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता और जहां पे भी तुमने लगाया है वहां पर तुम लोग क्या डाल देते, OH लगा देते, ठीक है। अगर एक्वस KOH होता तो ये सब्स्टिट्यूशन होता, अगर एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। याद रखना है रिएजेंट्स को देख कर कि क्या बन रहा होगा, ठीक है। जितने टाइप के हाइड्रोजन है उतनी टाइप के एल्कीन है। एल्कीन में मेजर माइनर अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बच्चे इन द प्रैक्टिस सेशंस जो हम लोग करेंगे, ठीक है, कर ही रहे हैं, इस पे मैं काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी वैसे करवा भी चुकी हूँ। सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। पहला है मैग्नीशियम के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आपके पास CH3Cl है, कोई भी RX है, इसके ऊपर आपने मैग्नीशियम डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका CH3MgCl। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका हम आगे काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना इसको आप पानी नहीं दे सकते हो। अगर तुमने इसको पानी दे दिया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और पानी किस में टूटता है, ये देखो ये मेटल है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पानी को तोड़ोगे तो पानी H+ में टूटेगा और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो H+ इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा CH4, और Mg उसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा Mg के ऊपर OH और Cl, ठीक है। तो अगर तुमने इसको पानी दे दिया तो ये हाइड्रोकार्बन में टूट जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको ड्राई ईथर में रखते हैं, क्योंकि आपको इसको एनहाइड्रस कंडीशन में रखना पड़ता है। अगर तुमने हाइड्रस कंडीशन में रख दिया तो भाई ये खतरनाक मामला बन जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। आइए अगला मेटल है आपका सोडियम, और सोडियम के साथ होता है आपका सिंपली वुड्स रिएक्शन। दिस इज अ फोटोकॉपी मशीन है, ये क्या है, फोटोकॉपी मशीन। तो अगर तुमने जैसे कि ये है, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल लिए, सोडियम डाला, ड्राई ईथर डाला, दोनों को कॉपी पेस्ट कर दो, दोनों को कॉपी पेस्ट वहां से करना जहां से Cl लगाए, सेकंड कार्बन पे लगाए तो सेकंड पे जुड़ जाएगा, ठीक है, किस पे जुड़ जाएगा,
सेकंड पे जुड़ जाएगा। तो इट इज जस्ट अ फोटोकॉपी मशीन, डबल करता है, एक डालोगे दो बनेगा, ठीक है, कार्बन को इंक्रीज करेगा। तो दिस इज कंप्लीटेड रिएक्शंस फॉर हेलो एल्केन्स, इतने ही रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आपका रिएक्शन विद मेटल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ रिएक्शंस ऑलमोस्ट देयर, दैट इज योर हेलोएरीन। अब हेलोएरीन के केस में अगर मैं बात करूं, अगेन 3 रिएक्शन रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और आपका रिएक्शन विद मेटल्स। एक सेकेंड, उसमें हमने उल्टा किया है, एक जगह में हमने उल्टा करा है, तो इसको गायब कर दो। आ गया कहाँ, ये वाला रिएक्शन हमने उल्टा लिख दिया है, तो इसको आप यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है, उल्टा है। चलिए, तो अगर हम बात करें, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। देखो, अब इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच डालना आसान नहीं है। मतलब अगर तुम बोलो कि मैम ये है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डालो और मैम न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफाइल किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे कभी भी अटैक नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे वैसे भी रिएक्शन नहीं हो सकता। प्लस ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। क्यों ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने Cl ले लिया, तो Cl के पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Cl पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये आपका डबल बॉन्ड बन गया है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। साथ ही में अगर ये डबल बॉन्ड बन गया है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है तो अगेन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे आपकी घटती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। अगर मैंने sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर पे कार्बोकेटाइन बनाया, वो भी अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे आपकी फिनाइल रिंग की स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो रही होगी। तो ये वाले रिएक्शन पॉसिबल होता नहीं है। रीजन क्या है? 4। पहला है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। आपका रेजोनेंस में जब ये जाता है तो ये कुछ आपका ऐसा बना लेता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। सेकेंडली, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल CH3Cl की बात करूं तो ये आपका क्या होता है? sp3, ठीक है। तो ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इस पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, ठीक है। ये क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहता, और देना ही नहीं चाहता तो अगेन आपका ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। 4 रीजन से याद रखने हमें। तीसरा रीजन है, यहाँ पे अगर आपने SN1 मैकेनिज्म पे गए तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सोचूं कि यार SN2 मैकेनिज्म से चली जाऊं, तो ये जो रिंग है इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छी खासी हो जाती है, तो इस वाली मैकेनिज्म से भी ये नहीं जा पाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है फॉर हेलोएरीन्स। लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहो, अगर करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो तुम्हारे को उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, राइट। अगर जिद्दी बच्चे की तरह तुम फिर भी करोगे तो आप NaOH 623 केल्विन के साथ कर दो एट 300 ATM प्रेशर, तो फिर ये रिएक्शन होके आपको फिनॉल दे देता है, ठीक है। बट याद रखना तभी देता है, ठीक है, H+ के साथ, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम्हारे को इसको थोड़ा आसान करना है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम एक काम करो, यहाँ पे आप NO2 लगा दो ऑर्थो पोजिशन पे, या फिर तुम यहाँ पे लगा दो, या फिर तुम तीनों जगह लगा दो। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का? अगर आपने यहाँ पर, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन रिच था ना इसीलिए तो अटैक नहीं हो रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया हर जगह, ठीक है। और अब मैंने रिएक्शन किया तो मैं नॉर्मल NaOH केवल वार्म करके भी दे दूंगी इसको, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, और मुझे यहाँ से क्या मिलेगा मेरा? दैट इज OH के साथ NO2 और NO2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा क्या? पिक्रिक एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसके पास कोई COH ग्रुप नहीं है, दिस इज अ पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो कैसे करना है? जब आपने इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, वरना ये रिएक्शन ऐसी ही कंडीशन पे होगा, इससे हल्की कंडीशन पे नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि आपने हेलोजन अगर डाला तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। क्यों? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। क्या हो जाता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। दिस इज अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसके ऊपर कर दिया हेलोजनेशन, क्या कर दिया, हेलोजनेशन एवरीवन, अगर मैंने इसके ऊपर हेलोजनेशन किया तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कौन बताएगा? अगर हमने हेलोजनेशन इसके ऊपर किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सभी लोग सभी लोग सभी लोग, हाँ जी, चैट सेक्शन में आंसर्स। देखो अब यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल हेलोजनेशन कर दिया, ठीक है, आपके पास Cl है, ठीक है, आपने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 कर दिया, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, Cl ऑर्थो पे और Cl पैरा पे, मेजर आपका ऑब्वियसली पैरा ही बनता है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा भी होता है ड्यू टू सिमेट्री। अगर नाइट्रेशन कर दिया सेम इसके ऊपर HNO3 और H2SO4 डाल दो, नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, NO2 ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और NO2 पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है, मेजर क्या हो जाएगा आपका, पैरा वाला हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सल्फोनेशन कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो इसके ऊपर, तो अब क्या जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा, SO3H ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और SO3H पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रीडल ग्राफ्ट रिएक्शन कर दो, अगर आपने CH3Cl एनहाइड्रस AlCl, ये तो अब आपको रट जाने चाहिए, मतलब ये तो हर जगह ही आपको सेम ही डालने हैं, ठीक है। CH3Cl डाला तो CH3 ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और CH3 पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर डाल दिया CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो एसिटाइलेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3 हो जाएगा और पैरा पे भी हो जाएगा ऐसा, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो CH3 और आपका, ठीक है। तो मतलब इट्स गोइंग टू बी सेम, बस ऑर्थो पैरा पे जोड़ते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कहानी आएगी रिएक्शन विद मेटल के साथ। अब मेटल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ नहीं जाएगा, ये आपका सोडियम के साथ जाएगा। तो अगर आपने दो फिनाइल रिंग्स के साथ, 2 RX के साथ सोडियम डाला तो ये बना देगा क्या, बाइफिनाइल, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे अगेन जैसे जुड़ते ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वो था वुड्स रिएक्शन, ये है फिटिक रिएक्शन। अब अगर तुमने कंबाइन कर दिया, तुमने एक हेलो एल्केन ले लिया और एक तुमने हेलो एरीन ले लिया और इनके ऊपर तुमने ड्राई ईथर डाल दिया सोडियम की प्रेजेंस में, तो अब ये जुड़ जाएंगे और क्या मिलेगा, टोलीन। तो अगर तुमने वुड्स और फिटिक को ज्वाइन कर दिया तो वुड्स फिटिक बन गया, वुड्स क्या होगा हेलो एल्केन के साथ, फिटिक क्या होगा हेलो एरीन के साथ, वुड्स फिटिक क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया। इसी के साथ मेन सेक्शन और मेन रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। केवल इतना याद करना है आप लोगों को। आई थिंक देखो, जब एक गो में पढ़ते हैं तो कभी कभी जिस बच्चे ने पहली बार पढ़ रहा है, जिसने देखो पढ़ रखा है उसको तो ये बहुत ही मजेदार लगा है, जिसने पहली बार पढ़ रहा है उसको लग रहा होगा मैम बहुत सारे रिएक्शन है, बट बेटा मैं आपको बोलूँ ये रिएक्शन शुरुआत है, अभी बड़े चैप्टर बाकी है आने। तो आप लोग कोशिश ये करो कि आज का काम आज कर लो, ये रिएक्शंस को आप लोग नोट कर लो सभी को, जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वैसे उसी तरीके से, और इसको मतलब कम से कम आज ही 2 बार तो लिख लो, बिना देखे लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं ऑर्गेनिक के रिएक्शंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो प्लीज उनको बहुत ही सिंसियरली आप फॉलो करो। जितनी बार क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी बार रिएक्शंस लिखोगे, जितनी बार खुद से, अब मैंने खुद से फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया, मैंने बहुत बार लिख लिया तो मुझे याद हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं बचपन से याद करके आई थी, नहीं, कोई नहीं करके आता है, बार बार करने से ही होगा। अब तुम्हारे को पढ़ाने लायक जितना नहीं, बट कम से कम तुमको याद रखने लायक जितना याद करना होगा, उसके लिए आप लोग खुद से एक बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन है इस चैप्टर का, तो वो मैंने आप लोग के लिए नोट्स में डाल दिया है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। अगर आपके पास मिथाइलिन क्लोराइड है तो इसके बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एज अ पेंट रिमूवर किया जाता है, ठीक है। इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एज अ पेंट रिमूवर आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए रहेगी, याद रखनी है आपके लिए, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अगर मैंने इसका कम, मतलब इसके कांटेक्ट में मैं कम टाइम तक आई तो मुझे देखने और सुनने में दिक्कत हो सकती है। अगर मैं ज्यादा देर तक इसके एक्सपोजर में रही तो मुझे डिजीनेस हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, ठीक है, और मेरी फिंगर्स में टिंगलिंग वाली फीलिंग हो सकती है, और अगर मेरी आंखों के कॉन्टैक्ट में आ गया तो मेरा कॉर्निया तक ये बर्न कर सकती है। तो मतलब ये आपके लिए इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप लोग अगर केमिस्ट्री में हायर स्टडीज करते हैं, सो यू
हैव टू डील विद केमिकल्स, और केमिकल्स आर योर फ्रेंड्स टिल द पॉइंट जब आप उसको केयरफुली यूज करते हो। अगर आपने थोड़ा सा भी केयरलेसनेस किया और आप लोग केमिकल्स के साथ केयरफुल नहीं हुए तो वो आप लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा केमिकल क्या क्या चीजें के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, कौन सी पिक्चर है, दे दनादन, है ना, उसमें उसको क्लोरोफॉर्म से ही तो बेहोश करते हैं, मतलब जनरली किडनैपर्स वही करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, इस्तेमाल किया जाता है फ्रीगॉन के प्रोडक्शन में, एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम में, अब नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर मैंने इसको बहुत सारे टाइम तक, मतलब किसी बंदे को तुमने क्लोरोफॉर्म के एक्सपोजर में रखा तो उसका लिवर भी आपका जो है, अब सस्ते नशे नहीं करने होते, उसका लिवर भी आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है। क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, ठीक है, उसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दिया तो वो आपका जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन बना लेता है, ठीक है। तो ये पेपर में आएगा, कौन सी गैस बना लेता है, फॉस्जीन, एक पॉइजनस गैस है, इसीलिए इसको डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्टली आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक की तरह क्यों किया जाता है ये पूछा जाएगा, बिकॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है। फ्री आयोडीन का लिबरेशन होता है, इस वजह से ये आपका ऐसा एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आज के टाइम में इसकी स्मेल मतलब थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया है और दूसरे केमिकल से जो आयोडीन कंटेन करता है, मतलब प्योर आयोडोफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज योर एंटीसेप्टिक, बट इसकी प्रॉपर्टी है वो। देन यू हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको बोल देते हैं हम लोग। सो इट इज यूज्ड एज इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्म में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। अगर मैं बात करूँ तो अगर इसका आपने हाई एक्सपोजर कर लिया तो अगेन लिवर कैंसर हो सकता है, और साथ ही में अगर और भी एक्सपोजर कर दिया तो हमारे हार्ट पे भी असर डाल सकती है, हमारी आंखों में इरिटेशन कॉज कर सकती है, और ये ऑब्वियसली हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इट्स वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव फ्रीऑन्स क्या है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन को बोलते हैं फ्रीऑन्स। हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो आज के टाइम में इसको काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके फ्रिजेस में, जो भी ठंडा डिओड्रेंट्स में, आपके एयर कंडीशनिंग में, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगेन ये आपके फ्री रेडिकल जो चेन रिएक्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे अगेन आपका ओजोन डिसबैलेंस हो सकता है। यानी कि अगेन कहीं ना कहीं ये भी हमारे ग्रीन हाउस के लिए मतलब उतना नहीं है, बट हाँ स्टिल रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए बोलते हैं एसी कम इस्तेमाल करो, फ्रिज कम इस्तेमाल करो। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इक्विपमेंट्स है, वो इन गैसेस को रिलीज कर रहे होते हैं। लास्टली DDT, इट इज अ पेस्टिसाइड अगर मैं बोलूं तो DDT का इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। मॉस्किटो को किल करने के लिए, जो मलेरिया कॉज करते हैं, या फिर लाइस को किल करने के लिए, तो ये पहले बनाया गया था। हालांकि बाद में पाया गया कि ये जो दवाई है इसके पॉइजनस इफेक्ट्स हैं ऑन फिशेस की तरफ इनकी टॉक्सिसिटी है। मतलब जैसे आपने दवाई का इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली उस दवाई को आप वॉश आउट करोगे तो रिवर्स में जाएगा, पॉन्ड्स में जाएगा, तो वहाँ की जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो मरने लगी। तो मतलब कि इनका टॉक्सिक इफेक्ट है टुवर्ड्स फिशेस, तो इसीलिए इसका जो यूज है वो बैन कर दिया गया, स्पेशली आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में। हालांकि और काफी जगहों पे अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग केवल अपने दिमाग में रखना है कि MCQ बाय चांस अगर आ गया तो आ सकता है। हालांकि इस चैप्टर से मैक्सिमम MCQ बनेगा आपको मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने पे, एल्कीन को बताने में, मेजर माइनर कौन सी है वैसे वाला, ग्रिग्नार्ड रीजन से कोई क्वेश्चन आ सकता है, और स्पेशली प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब ये 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाय चांस क्वेश्चन आया तो इनमें से किसी एक पॉइंट से आ सकता है, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो, फोकस करो, और इस चैप्टर के नोट्स जरूर बना के रखना। जो मैं प्रैक्टिस सेशन 6 बजे करवा रही हूँ उसके क्वेश्चन जरूर लगाइए, और नेक्स्ट सेशन जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का 1 शॉट, उससे पहले प्लीज एक बार NCERT रीड करके जरूर आइएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। नेक्स्टली आप सभी लोगों के पास ऑप्शन आगे बहुत ही कम टाइम के लिए बच रहा है, दैट इज क्रैश कोर्स। भैया आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने इनरोल कर ही लिया होगा अब तो, है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स का जो मौका है, मतलब ये जो देखो 40 दिन आप खुद से पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, बट 40 दिन में आप सिलेबस कितना अच्छे से खत्म करोगे वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो 40 दिन तो आपका सिलेबस डेफिनेटली पूरा होगा, हर सब्जेक्ट का पूरा होगा, प्रैक्टिस के साथ होगा। तो ये गारंटी कम से कम आपको मिल जाती है अच्छे से सिलेबस करने की इन दीज 40 डेज। साथ में मॉक टेस्ट मिलता है, साथ में ई बुक मिलता है, और साथ में हर टीचर का एक गाइडेंस जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिनों में, वो मिलता है।
मिलता है। तो आप सभी लोग अभी तक अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो प्लीज़ करिए एंड प्लीज़ यूज़ द कोड Y513 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आई थिंक बहुत कम दिन बाकी हैं, गो फॉर इट एंड डू एनरोल। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से ये हमारा शुरू हो रहा है और कैसे एनरोल करना है एक बार ज़रूर देख लीजिए। इतने मैं ये बता रही हूँ, सभी बच्चे एक बार तो सेशन को लाइक कर दीजिए सारे के सारे, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वन शॉट को कंपाइल करने में, शॉर्ट फॉर्म में देने के लिए। सो आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ को कर चुके हैं। लाइक और कमेंट भी जरूर करके जाइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। प्लीज आई डू लाइक टू रीड योर कमेंट्स कि आप लोग अगर जो भी अपना आपको और मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको और क्या दिक्कत है वो भी जरूर डालना, ताकि मैं उस पर और एम्फेसिस करूँ आप सभी लोग के लिए। सो आप लोग अड्डा 247 गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस में जाएंगे, यहाँ पे CUET पे जाएंगे और यहाँ पे साइंस में चले जाएंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो है आप लोगों के पास प्रतिज्ञा, केवल डोमेन का लेना है तो वो भी ले सकते हो, और डोमेन और इंग्लिश और GT के साथ लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश GT के साथ ले दो, देखो इतना कोई प्राइस है नहीं इसका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपके स्टडी प्लान्स भी अपडेट हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ से स्टडी प्लान्स भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री का खोल लिया तो देखिए आपका पूरा स्टडी प्लान डल चुका है कि आपकी कैसे कैसे क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट भी डाल दिए गए हैं यहाँ पे, हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, कोड लगा देंगे, आप सभी लोग आई थिंक याद हो चुका होगा, अब तक तो होना चाहिए यार, इतनी मेहनत इतने दिन से हम साथ में कर रहे हैं। तो द कोड इज Y513 जो आप लोग लगा देंगे, जिससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो यस देखो, अगर ये वाला प्राइस है 2987 इज द प्राइस फॉर इंग्लिश GT एंड PCMB, ठीक है। अगर किसी को केवल डोमेन पढ़ना है, PCMB पढ़ना है, तो ये वाला क्रैश कोर्स केवल 1999 का है आपका विद द कोड Y513, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश GT नहीं मतलब खुद से पढ़ सकते हो तो आप केवल वो ले लो। अगर आप इंग्लिश GT पूरा पैकेज लेना चाहते हो तो 2987 का है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 2987 का आपका है विद द कोड Y513, ठीक है। सो इससे बेहतरीन मौका देखो, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको और सस्ते बैचेस मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, कहीं और मिल जाए, पर वो दिन नहीं आएंगे ना वापस। ये 10 दिन में आपके 10 चैप्टर होते हैं, तो मतलब दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो आप लोग टाइम से एनरोल करिएगा। 1 अप्रैल से कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, 1 अप्रैल से पहले आप लोग एनरोल कीजिएगा यूजिंग द कोड Y513, ठीक है। वी विल बी देयर एंड मेहनत करते हैं यार, कर देंगे काम इस बार पार। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए प्यार दिखाते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए और जरूर कमेंट करके जाइएगा विद द येलो हार्ट। गुड लक, टेक केयर, 1 अप्रैल को मिलते हैं, बाय।